बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ की कलम के इस लाइव प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम बडगाम सोईबुक में हालिया जो एक दिल खराश, दर्दनाक, दर्द अंगेज, जिस तरह भी कहें, जितने भी वो अल्फाज हैं ना जिससे दर्द झलकता हो, तो उस तरह का एक वाक़ा पेश आया जिसमें एक बच्ची, छोटी बच्ची, 30 साल की बच्ची थी वो, और उसको बड़ी बेरहमी से, बेदर्द तरीके से उसका कत्ल किया गया। कत्ल ही नहीं बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े किए गए और इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। तो आज भी जब हम वहाँ गए तो वहाँ का हमने देखा, वहाँ पे चारों तरफ ये ना गम के जैसे बादल मंडरा रहे थे, सरासीमगी फैली हुई थी। जहन और दिल पे, जहन में एक किस्म का खलजान और नफ्सियाती तौर लोग परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब थे। बच्चियां, ऐसा हमने इंटरेक्शन किया उनसे तो वो कह रही हैं कि हम भी बिल्कुल मेंटली, आप साइकोलॉजिकली, हम नफ्सियात हमारी मुतासिर है। तो हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम डॉक्टर शेख मंजूर अहमद, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, इनकी बहुत अच्छी नज़र है और मिल्लत इस्लामिया के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, नौजवानों की रहनुमाई के लिए इनका बहुत अहम रोल है। ये सोसाइटी में जो बिगाड़ है, फसाद है, बदअमनी है, उसके खात्मे के लिए और सोसाइटी को, नौजवानों को बचाने के लिए एक अच्छा काम करते हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो इसके साथ हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट रूबी निसा जी, ये भी जर्नलिस्ट हैं। माशाल्लाह इनकी एक किताब हाल ही में मंजराम पर आई, वो भी खवातीन के मुतल्लिक ही है, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मैं प्रोग्राम दोनों आप मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत सोहेल साहब। ओके, रूबी जी, पहले मुझे बताएं, बहैसियत एक खातून के, जब आपने ये खबर देखी कि एक फलां लड़की जो है गैर शादीशुदा लड़की थी, उसका किसी दरिंदा सिर्फ इंसान ने कत्ल किया, और कत्ल ही नहीं, महज कत्ल मार दिया वो, तो उसके बाद उसके, मतलब मैं कहने से भी हिचकिचाता हूँ, मतलब मुझे, मेरे पसीने छूटते हैं। उसकी गर्दन काटी गई, उसकी टांगे काटी गई, उसकी बाजू काटी गई। तो आपके उस वक्त जहन में क्या सवाल उठे और क्या सोचा, क्या आपके जहन में क्या चल रहा था, क्या रिएक्शन आप देना चाह रही थी उस वक्त, तो क्या सोच चल रही थी जब आपने ये खबर सुनी? सोहेल साहब, चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और दिन भर आए दिन ये वाक़ा देखती रहती हूँ, जो आपने जैसा कहा कि जो किताब मैंने लिखी उस पर भी मैंने ऐसे ही किस्से, ऐसा तो नहीं हीनियस, लेकिन लगभग ऐसे ही सितम ज़रीफी के किस्से मैंने वहां जो है तहरीर किए। जब मैंने ये बात जब मेरे सामने आई, एज अ पर्सन, एज अ लेडी, मुझे यही दिमाग में आया कि ये जो 2 टांगों वाला जानवर है, ये 2 टांगों वाला जानवर बेकाबू हो गया है। आई बेग यू पार्डन, मैं जनरलाइज नहीं करती हूँ चीजों को, लेकिन इस जुर्म में बहुत सारी चीजें मुलविस रही हैं। एक तो उस बदबख्त की लस्ट जो इस लड़की के लिए रही है, और आपने दिन में जब हमने आपस में बात की तो आपने बोला क्या लड़कियां आप डर रही हैं, खौफ महसूस कर रही हैं? नहीं, सिर्फ लड़कियां खौफ महसूस नहीं कर रही हैं। अभी तक वो बदबख्त जो हिरासत में है, जेल के अंदर जितने भी लोग हैं उनको भी उससे खतरा है। उसका माइंडसेट देखते हुए, उसका ये हीनियस क्राइम देखते हुए, जेल के अंदर लोग भी महफूज नहीं हैं। और जब तक कानून कोई स्टेप लेता है कि क्या सजा दी जाए, हालांकि नहीं लेना चाहिए था, ये कितना बड़ा जुर्म है, इसको ऐसे मास पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। मैं अपील करती हूँ गवर्नर साहब से, मैं अपने पीएम मोदी साहब से अपील करती हूँ कि ये ऐसा जुर्म जो हम कहते हैं कि पीरवर हमारी कशीर थी, जो कि अब नहीं रही, अब ये बातें हैं। Now it is only like a phrase कि it used to be a pीरवर, now it is not anymore, it is not now any पीरवर। तो इसको ऐसे, इस बदबख्त को मास पनिशमेंट दी जानी चाहिए, इसको संसार किया जाना चाहिए और इसके चेहरे पर नजस लगाना चाहिए, नजासत, एक कलेक्टिव संसार करके इसको निजस में डुबो के इसको पब्लिकली पनिश करना चाहिए, क्योंकि ये गुनहगार है लोगों का, ये गुनहगार है न सिर्फ उस फैमिली का, उस खानदान का, उस बच्ची के रिश्तेदारों का, ये हर एक जी शऊर इंसान का गुनहगार है।
अगर हम इसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट देंगे और फिर कभी ना कभी लाइफ में ये छूट जाएगा। अभी जिन कैदियों के साथ इसको रखा जाएगा, क्या पता इसके खुराफाती दिमाग में उनके लिए भी क्या कुछ आए। तो ऐसे जुर्म को, ऐसे मुजरिम को बिल्कुल सिरे से ही खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन पहले अजियतनाक दर्द दे दे के, ऐसे नहीं, आसानी से नहीं, आसानी से। रूबी जी, ये तो आप अपील कर रही हैं कि इसे अजियतनाक सजा दीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, मेरा सवाल ये था, बहैसियत एक खातून के, जब आपने ये खबर सुनी कि फला खातून को बेदर्दी से कत्ल किया गया, आपके जहन में क्या आया, आप पे क्या गुजरी, आपके ख्यालात, एहसासात, जज्बात क्या थे उस वक्त, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरे एहसासात और जज्बात का क्या कहिए साहब, एहसासात और जज्बात को हम लिखने बैठे तो भी वॉल्यूम्स खत्म कि आज के दौर में हमने हाल ही में विमेंस वीक मनाया, हाल ही में इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया, और उसका थीम क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जो कि मुमकिन ही नहीं है, जिसको साबित किया इस दरिंदे ने, ना इक्वालिटी और ना ही इक्विटी, ना बराबरी। हम ये नहीं कहते हैं औरत मर्द के बराबर है, लेकिन हम आहंगी तो होनी चाहिए। अगर एक मर्द, समझ लीजिए, वो पत्थर उठाता है और एक औरत उसका चूल्हा बनाती है, इसको इक्विटी बोलते हैं, हम आहंगी, जिससे फैमिली बनती है, रिश्ते बनते हैं। फिलहाल हम जेंडर इक्वालिटी को भी पीछे छोड़ते हैं। एक इक्विटी जो रिश्तों में होनी चाहिए, जो कि हर मजहब सिखाता है, हमारे मजहब ने सिखाई है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वो रहमतुल लिल आलमीन होने की वजह से उन्होंने कितने रहमतें बरसाई है, जो उनकी वजह से सूरह निसा का जो नज़ूल हो गया। सूरह निसा क्या है, आप मुझे समझाइए, कौन सा मजहब ये अलाउ करता है कि मर्द जो है हर बार डिफरेंट तरीके से जो औरत पे जुल्म करता ही रहता है। इसका मुझे कहीं पे खात्मा नजर नहीं आता है। अब ये दरिंदा, ये बेपर्दा हो गया, ये एक्सपोज हो गया, लेकिन ऐसे भी दरिंदे हैं जो नकाब में हैं, जो अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं, जो अभी खातून को, जो अपनी बीवी को मारपीट। मैं समझ गया। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि आपका पॉइंट बड़ा अहम होगा। डॉक्टर साहब प्लीज, आप थोड़ा, आपने बहुत सब्र भी किया, माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे। डॉक्टर साहब बहुत 20 मिनट से और बिल्कुल खामोशी से, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मुझे बताइए रूबी जी, आपने बताया हाल ही में हमने वुमेन्स डे मनाया, और इक्विटी की, इक्वालिटी, बल्कि इक्विटी की, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो थीम था वुमेन्स डे का, वो इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, यानी जो इस्लाम भी हमें इक्विटी सिखाता है। वो कहता है कि जो बराबरी का नहीं, लेकिन जो मर्द का रुतबा है वो अलग है, औरत का रुतबा अलग है, औरत का रुतबा अजीम। मुझे ये, अगर वुमेन्स डे मनाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लिटरेसी रेट इतनी हाई हो गई है, पूरे वेस्ट में हाई हो गई है, हम देखते थे वेस्ट क्राइम्स होते थे, इतनी एजुकेशन और इतनी लिटरेसी रेट, इतने वुमेन्स डे मनाने के बाद, फेमिनिज्म के नारे लगाने के बाद भी ऐसे जराइम क्यों हो रहे हैं? अगर ये एजुकेशन हो रही है, इतनी वजह क्या है? ये तो सिर्फ देखिए, हम स्टेज तक महदूद रखते हैं, तकरीरों तक महदूद रखते हैं। अगर हम इसको अमली जिंदगी में अपनाते तो देयर वुड हैव नॉट बीन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड। ये फर्क तो कहीं नहीं रखी गई है। अगर हम अभी मौलाना साहब बात करेंगे मजहबी लिहाज से, तो कहीं पर फर्क तो है ही नहीं, लेकिन हम इस फर्क को अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपने जो खुदगर्ज अगराज हैं उनको पूरा करने के लिए, हम इस फर्क को बिल्कुल कायम रखते हैं, और इस जेंडर गैप को और ज्यादा वाइडर करते जा रहे हैं, डे बाय डे, चाहे क्राइम्स की वजह से, चाहे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। आप देखिए डाउरी डेथ्स, आप देखिए और बाकी चीजें, आप देखिए कैसे जुल्म सितम होता है खवातीन पे, चाहे वो कौन सी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो। हम जनरलाइज नहीं करेंगे आदमियों को, लेकिन हो रहा है ये, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। Got your point, ठीक है रूबी जी, आप बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं भी यही सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि रूबी जी बहैसियत एक खातून के इन पे क्या गुजरी। मुझे ये बताएं आप, पहले जब आपने सुना डॉक्टर साहब की बडगाम में एक खातून का इस तरह बेहमाना तरीके से, दर्दनाक तरीके से, दरिंदगी से कत्ल किया गया, तो आप डॉक्टर साहब, आप बताएं आपके जहन में क्या ख्याल आया, क्या उभरा?
اور اس قتل کے محرکات آپ کے ذہن میں کیا ابھری اس وقت کے، کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کیوں ہوا؟ اس سے پہلے بھی کچھ اور بھی معاملات ہوئے، اس سے پہلے بھی کچھ اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، تو آپ کے ذہن میں کچھ کیا خیال بنا اس وقت، اور کیا آپ نے سوچا کیا محرکات بنے ہوں گے اس طرح کے معاملات اور حالات؟ بالکل سہیل صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا، دعوت دی، اس کے لیے شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں سوسائٹی میں تو ہمیں یہی لگتا ہے شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا کوئی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے ایسا کام، یہ کوئی درندہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شاک گزرا ہم پہ، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں سوسائٹی میں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے انسانیت کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں مذہب کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اپنے آئیڈینٹی کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اپنے تشخص کا پتہ نہیں ہے. یہ وہ محرکات ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر ہم ایسا کام کرتے ہیں. ہمارے سماج میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا کام کیوں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ کیا کھا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا پی رہا ہے، اس کے بعد یہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اس کی کمپنی کیا ہے، فرینڈ سرکل کیا ہے، اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، یہ بھی میٹر کرتا ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام ایسا کرتے وہ پڑھتے کیا ہیں اور پھر وہ سوچتے کیا ہیں. جب ان کی مینٹل سٹیبلٹی یہ بیلنس نہیں کر پاتی ہے، جب وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ انسانیت کے اس بلند مقام سے گر جاتے ہیں، پھر وہ ایسا درندوں کا کام کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ اسی لیے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا سائیکولوجیکل جو یہ مینٹل سیٹ اپ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور ان میں جو یہ ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں، ان میں جو لسٹ جب یہ ہوتا ہے ان کے اندر، تو اس لسٹ کی وجہ سے یہ سب یہ کام کرتے ہیں. جیسے امام غزالی نے کہا کہ انسان کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کتا ہوتا ہے، ایک سور ہوتا ہے، ایک بندر ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. اور اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے اس لیے کہا کہ سور میں کیا ہے، اس میں وہ لسٹ ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا ہے. اس کے بعد جو یہ ہوتا ہے بندر جو ہوتا ہے، بندر میں کیا ہوتا ہے، اس میں کھانے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے وہ زیادہ ترستا ہے. اس کے بعد جو کتا ہوتا ہے، کتا میں کیا چڑچڑاپن، اس میں غصہ ہوتا ہے. لیکن انسان کے اندر ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، ماحول انسان کو اب اس کی نرشمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے جو بذات خود انسانی شکل میں درندے ہیں، تو پھر اس میں وہ درندہ جو ہے وہ ابھر آتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان صرف کھاتا ہے، اب چاہے وہ ڈرگز کھائیں، چاہے وہ شراب پئیں، چاہے وہ کوئی اور ڈرگز لیتا ہے، تو اس سے اس کا مینٹل سیٹ اپ بگڑ جاتا ہے. تو یہ دوسری بات ہے. اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو غصہ ہے، وہ آگ ہے، وہ کیسے بھڑکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے، انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے. اس کے گھر میں اپنی بیوی ہے، اس کے گھر میں اپنی بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، سب ہے، لیکن یہ جو درندہ ہے یہ پھر ایسا بنتا ہے کہ یہ سماج میں اس کو ہر ایک عورت جو ہے اسے بہن نہیں دکھائی دیتی ہے، اسے ماں نہیں دکھائی دیتی ہے، اسے لڑکی نہیں دکھائی دیتی، اسے ساری عورتیں جو ہے ایسی دکھائی دیتی کہ جیسے یہ پراسٹیوٹ ہیں، اللہ بچائے. پھر یہ اسی نظر سے ان کو دیکھتا ہے، پھر یہ اپنے وہ ایسی آگ کو بجھانا چاہتا ہے جو اس کے دل میں اور دماغ میں اور وجود میں ہوتا ہے، تب جا کے یہ ایسا کام کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سنگین سزائیں ہونی چاہیے، اور ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. سماج میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میری بہن ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں ڈاوری سسٹم ہے، اور ڈاوری سسٹم میں بھی آپ دیکھیے کیا ہے. ڈاوری سسٹم اس لیے ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں میرج سیلز ہوتی ہے جو لوگوں نے کھلا ہے صرف ڈاوری پہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ سوسائٹی میں میرج کاؤنسلنگ سیل ہونی چاہیے، جہاں ایک لڑکے کو یہ سمجھایا جائے کہ ایک بیوی کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے اور بہن کیا ہوتی ہے. جب یہ سب سکھایا جاتا ہے، کاؤنسلنگ ان کی جائے، تب جا کے سماج سدھر سکتا ہے. اور جو ہمارے جو علماء حضرات ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کو مسجدوں میں یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو اسلام ہے اس میں عورت کو کیا حقوق دیے ہیں اور مردوں کو کیا حقوق دیے ہیں، کیا ذمہ داریاں ان کو انجام دینی پڑے گی، اور ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے سوسائٹی میں، تب جا کے یہ کام رک سکتا ہے. ادروائز گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہے، وہ کون سی سزا ان کو دے گی، اٹ از دا میٹر آف گورنمنٹ، اٹ از ناٹ مائی پرسن. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزا ملے. اب گورنمنٹ کیا سٹیپ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں.
تو ان چیزوں کے بارے میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی مولانا صاحب. ان چیزوں کے بارے میں جو سزائیں ہونی چاہیے وہ سخت سے سخت ترین ہونی چاہیے. جو ہمارے لاز ہیں وہ تو بنائے جاتے ہیں, لیکن پھر جب ان کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. قانون کے 100 دروازے, تو یہ جو مجرم ہوتا ہے کسی نہ کسی دروازے سے یہ نکل ہی جاتا ہے. جیسے حال ہی میں ہم نے پچھلے 2 سالوں سے دیکھا ایسڈ اٹیکس ہوئے. وہ جو کلپریٹس تھے ان کے ساتھ کون سا انصاف ان کو ملا؟ جب جسے یہ بندے جو ہے ایسے مجرم جو ہے انکریج ہو جاتے ہیں. آپ نے صحیح فرمایا کہ ان میں ایتھکس کی اور مورلز کی جو کمی ہوتی ہے وہ کمی کی وجہ سے ہی ایسے جرم جو ہے ان سے سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن فی الحال ہم اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے ہیں کہ اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہے, چاہے اس کو مینٹل پرابلم ہے یا کیا پرابلم. لیکن میں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ سے کہ اس کو ماس پنشمنٹ ملنی چاہیے, کیونکہ سماج میں جو غصہ ہے وہ صرف اس کے تئیں نہیں ہے, وہ اس جرم کے تئیں ہے. اگر ہمیں سماج سے جرم نکالنا ہے, گناہ نکالنا ہے, جرم کی جڑیں ختم کرنی ہے تو اس کو ماس پنشمنٹ ملنی چاہیے. ورنہ اگر وہی ہوگا چلیے جی آج کی تاریخ, کل کی تاریخ, پرسوں کی تاریخ, اس سے جو ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور ایسے مجرم جو ہے وہ اپریشیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا روبی جی مجھے بتائیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ماس پنشمنٹ, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ماس پنشمنٹ دی جائے گی؟ دینی چاہیے, ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں ہونی چاہیے ماس پنشمنٹ. اس کو بالکل سرے راہ لوگوں کے بیچ باندھ کر, یہ سمجھتی ہوں میں قانون ان چیزوں کی سنیے, قانون ان چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتا ہے, لیکن جب ہم قانون کے فیصلے کا انتظار کریں گے, وقت بولتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ مینس جسٹس اگنورڈ. اس میں پتہ نہیں کتنے ٹرائلز کا معاملہ ہے نا, یعنی وہ اسلام میں ہے نا سنسار کرنا, جو زانی ہوگا اسے سنسار کرنا ہے. ہاں اس کو وہی کرنا چاہیے. ادروائز اگر ہم اپنے اگر ہم اپنے لینڈ آف لا, جہاں تک لینڈ آف لا کا تعلق ہے اس میں صرف اس کو فی الحال ٹرائلز دی جائیں گی. فاسٹ ٹریک ٹریک پہ پھر بھی یہ کیس نہیں یہ جو سنا جائے گا, فاسٹ ٹریک ٹریک پہ نہیں سنا. روبی جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, بڑے ٹھنڈ دلی سے بتائیں, صبر سے بتائیں, آپ کے کہنے کا مطلب ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ جو سنگسار کا معاملہ ہے وہی اچھی سزا ہے سنگسار کا. لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو اسلام نے سزا رکھی ہے وہی اس کے لیے اچھی سزا تھی. جو آج کا قانون ہے اس پہ ٹرائل چلیں گے, زیادہ سے زیادہ اس کو عمر قید ہو سکتی ہے. اور کیا ہوگا. ایک ایڈوکیٹ صاحب کو بھی بلایا تھا لیکن شاید انفارچونیٹلی وہ ہم سے جڑ نہیں پائے, وہ اس کے قانونی پہلو پہ بات کرتے. دیکھیے صاحب میں کہوں گی اگر اس کو عمر قید کی بھی سزا ملے گی تبھی یہ بدبخت جیے گا تو صحیح, وہاں اس کو کھانا بھی دیا جائے گا, سونے کو بھی ملے گا, باقی فیسلٹیز جو اس کو جینے کے لیے ہوں گی وہ بھی تو دی جائیں گی نا. تو اس تک کیا پہنچے گا کہ سزا اس کو ملی. اس لیے اس کو میں کیوں یہ اپیل کر رہی ہوں بار بار اپنی گورنمنٹ سے, اور قوانین جو ہے نا ایسے مجرموں کے لیے, ایسے جرائم کے لیے, ان قوانین میں ترمیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان میں ترمیم کی بہت زیادہ ضرورت, جو پہلے بنائی گئے ہیں کچھ نئے آرڈیننسز, کچھ نئے قوانین بنائے جائے تاکہ کوئی آئندہ جرت نہ کرے ایسا کرنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ چونکہ آپ بتا رہے تھے اخلاقیات وغیرہ یا جو اس میں کچھ اور بھی عناصر تھے, مطلب تربیت نہیں تھی وغیرہ تھی, مجھے بتائیں, میں بھی یہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, تعلیم کا رول اس میں کس حد تک ہے سوسائٹی کو سٹیبل کرنے میں, سوسائٹی کو پیسفل رکھنے میں. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, میں بار بار یہ پوچھ رہا ہوں اور بار بار میں بتا رہا ہوں, اتنی لٹریسی ریٹ ہائی ہونے کے باوجود بھی مطلب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ تعلیم کا جال ہے, ہر گھر میں سکول ہے, ہر محلے اور گاؤں میں ہر سیکنڈری کالج ہے, لیکن جو مورل ایجوکیشن کہیں لیک ہو رہی ہے, اخلاقیات کی کمی ہے, اور اس کے باوجود بھی اتنے گھناؤنے جرائم ہو رہے ہیں. مطلب ہمیں پھر مذہب کا سہارا لینا پڑے گا کیا تعلیم کے معاملے میں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تعلیم کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے لوگوں کے پاس اس وقت لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. ایک تو ہے لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, دوسرا ہے علم جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے, جس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ چیز کہ آپ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, یا ہائر سیکنڈریز میں, یا ایسے بڑے بڑے اداروں میں آپ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں,
आप लोगों को इंजीनियर्स बना रहे हैं, आप लोगों को प्रोफेसर्स बना रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताएं आप लोगों को इंसान कब क्या बना रहे हैं क्या? सबसे बड़ी, क्योंकि जिस तालीम का मकसद नौकरी का हुसूल हो, उस कौम में नौकर पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं, वह इंसान नहीं पैदा होते हैं। जब आप लोगों को मॉरल एजुकेशन दी गई, आप देखिए मुझे यूनिवर्सिटी में आप कौन सी मॉरल एजुकेशन दी गई? पाकिस्तान की अब बात करिए, वहां जब ये उनको असाइनमेंट दिया गया था कि एक जूली है और एक मार्क है, और वो दो मतलब भाई बहन है, और फिर वो उन्होंने सपोज किया कि उन्होंने मतलब वो जिन्ना ये मतलब एक बदकारी की है। उसके बाद उनसे कहा गया कि स्टूडेंट से आप इस पे 300 वर्ड्स में एक मजमून लिखिए और अपनी ओपिनियन दे दीजिए, क्या इन दो भाई बहनों ने सही काम किया या ये इनका लव अफेयर था? जब उनसे ये कहा गया, तो इसके लिए क्या है, रायनामा काम किया जाता है, ये आम किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो तालीम दे रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोगों को इल्म नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को अखलाक नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को रूहानियत नहीं सिखाते हैं। जब ऐसा मसला होता है तभी इकबाल साहब ने ये कहा था कि जिस तालीम का मकसद, ये इस तालीम के बारे में था, खुश तो हम भी है जवानों की तरक्की से, मगर लबे खिंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी चला आएगा इल्हाद भी साथ। जब ऐसा मामला होता है तब जाके समाज नहीं सुधर सकता है। समाज में आपको लोगों को क्या अखलाकी तालीम भी पे जोर देना है, तब जाके सोसाइटी बदल सकती है। वरना अकबर इलाहाबादी भी क्या कहते हैं, हम क्या कहें अहबाब क्या कारनुमा कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये तो तालीम का बुनियादी मकसद, वरना तालीम का मकसद ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट men who are capable of doing new things, not what generations have done. Men who are creative, inventive and discoverers. This is called education. And this is not called the education कि आप यूनिवर्सिटी में लोगों को जो पढ़ा रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी सिखा रहे हैं, आप लेस्बियन उनको सिखा रहे हैं, आप बेस्टिलिटी उनको सिखा रहे हैं, आप उनको ये चीजें सिखा रहे हैं। जब ये चीजें होती हैं सोसाइटी में, मुझे बताएं किस यूनिवर्सिटी में आपको मॉरल तालीम दी जाती है? आपके जो पड़ोस में स्कूल है, क्या वहां मॉरल तालीम दी जाती है? जब मॉरलिटी पे जोर नहीं दिया जाता, अखलाकियात नहीं सिखाई जाती, एथिक्स नहीं सिखाया जाता है, तब जाके समाज ऐसा बर्बाद होता है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि समाज में ऐसी तालीम दी जाए कि जहां लोगों को सिखाया जाए कि इंसानियत किस चीज को कहते हैं, जहां लोगों को ये कहा जाए कि सिखाया जाए कि हमदर्दी किससे कहते हैं, लोगों को ये सिखाया जाए कि जज्बे ईसार क्या होता है, लोगों को ये सिखाया जाए कि आपका क्रिएटर कौन है, लोगों को ये सिखाया जाए कि आपका तशक्कुस क्या है, आपका जिंदगी का मकसद क्या है, ये लोगों को सिखाया जाए, ये तालीम है। वरना आपके जो आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं या मेरे घर में या हमारे घरों में जो बच्चे हैं, उनके बैग में जो थैले में जो किताबें हैं वो क्या है? डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, प्रोफेसर बनने की, लेक्चरर बनने की, बिजनेसमैन बनने की। मुझे बताइए क्या उसमें कोई किताब है जिससे वो इंसान बने या वो मुसलमान बने? है कोई किताब? जब ऐसा मसला है तो आप रोना किस बात का है? रोना फिर हम रोते हैं, रोना किस बात का? जब हम लोगों को वो तालीम नहीं देते हैं जो पैगंबरों ने दिखाए। आप भी कह रहे थे कि कश्मीर जो है ये पिरवर है, पिरवार में शेखुल आलम आए थे, यहाँ ऐसे लोग आए थे कि जिन्होंने हमें वो चीजें सिखाई जिसको आज दुनिया में, जिस चीज की आज दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ जापान को देखें, जापान में लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने, साइंस ने हमें एक मर्चेंट कल्चर दिया है, नाउ वी वांट स्पिरिचुअल कल्चर। तो ये स्पिरिचुअल कल्चर क्या है? यही मजहब है। जब लोग मजहब से दूर हो जाते हैं, जब लोग धार्मिक किताबों से दूर हो जाते हैं, तब जाके ऐसे वो जराइम करते हैं, इसलिए समाज बिगड़ता है। तो आप लोग इस चीज को तालीम कहते हैं, इस चीज को इंफॉर्मेशन कहते हैं। यह इंफॉर्मेशन में एक्सप्लोजन आया है और इल्म जो है वो बालाई ताक है। ये मेरे कहने का मतलब। मौलाना साहब, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया था, यारब शिकायत है खुदावंदान मकतब से, यारब शिकायत है खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को देते हैं खाकबाजी का। जितने हमारे असातिज़ा जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम सिर्फ सर्टिफिकेट्स, जैसे हम सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जाते हैं, मेरे पास जी ये डिग्री है, उनके पास जी ये डिग्री है, हम पढ़े लिखे गंवार हैं, पढ़े लिखे वाइल्ड जंगली होते हैं, पढ़े लिखे अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट्स। जी बिल्कुल पढ़े लिखे। हाँ, इकबाल कह रहे हैं, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बच्चों को सोहबत जाग, आया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। मौलाना साहब, जब अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो पहले हमारा असेंबली स्टार्ट होता था मॉरल से, एथिक्स से। आज का टीचर पहले घड़ी देखता है,
बोर्ड पे लिखने से पहले यहाँ से उसका फोन आता है स्मार्टफोन पे, यहाँ से उसको टेक्स्ट करना होता है, वहां से वो देखता है मुझे दूसरे ट्यूशन सेंटर पे जाना है। बच्चों को सिर्फ चैप्टर्स दिए जाते हैं। आपके सवाल का मैं जवाब दूं, उन्होंने बोला ना हमने पढ़ाई क्या की है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है वो तालीम याफ्ता है। नहीं, वो चैप्टर्स उन्होंने पढ़े हैं। इंग्लिश के 3 चैप्टर ये आएंगे इस सेमेस्टर में, साइंस के इतने चैप्टर। पढ़ा लिखा यहाँ मैं कोई तो नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। और अगर हम मजहब की बात करें तो सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी, जिससे कि सारे मजाहब निकले हैं। ह्यूमैनिटी इज ए प्राइम रिलीजन फॉर एवरी, और हर मजहब यही सिखाता है अच्छाई, नेकी। ठीक है रूबी जी, जज़ाकल्लाह। आप मुझे ये बताएं, चूंकि मैं जब वहां था, मैं आज बडगाम गया था, हमने एक स्पेशल स्टोरी भी की, हम आपको भी भेज देंगे वो। वहां पे मैं बात जब कर रहा था कुछ खवातीन के साथ, वो कह रही थी कि अगर वो मारे, कश्मीरी में कह रही थी, अगर कतलन ये मारे करें ठीक ही, मगर टुकर न करें की। मतलब इस तरह की मेंटलिटी, इस तरह का माइंडसेट हमारा यहाँ पे बन गया। क्लियर करो, सवाल तो सुने ना पहले, सवाल सुने पहले मेरा। उन्होंने कहा कि अगर मारे तो ठीक है, अस दीन लाश, मगर इन बदबख्तन सच में जंग इन कर टुकर। मतलब हमारी मेंटलिटी, हम इस पे अब तैयार हो गए, अगर हमारी किसी माँ बहन का कत्ल होता है वो कोई हीनियस क्राइम में शुमार नहीं होगा। तो ये क्या वजह है? मतलब हम इतने नीचे इस दर्जे पे आ गए हैं कि कत्ल को भी आप मामूली समझते हैं, ये घिनौने तरीके से कत्ल करने को हम गुनाह समझते हैं। ये क्यों है? इस तरह की मेंटलिटी क्यों बन गई है हमारे समाज में? ये देखिए, ये अब नहीं बनी है, ये बाबा आदम के जमाने से ही ऐसा माइंडसेट तैयार किया गया है। तो इसके पीछे भी जो एक क्रिमिनल मेंटालिटी का है, मेंटल सेटअप है। बेटी को पहले ही से समझा दिया जाता है। आपने अगर सुना होगा, आपने अपनी किसी बहन को अगर विदा किया होगा ना ससुराल के लिए, जब वो अपने बाबा के गले लगती है, मौलाना साहब भी सुनते हैं, तो उसको वो बोलता है म्याने टोपी थे इज्जत ताकि निभाई ये कबर पूरी लकट छे बड़ छे तंग छे जीट छे कबर। तो जब तक उसकी कबर ही हो जाती है, पिछले साल टंगमर्ग में एक दोषिता को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद अनंतनाग में एक को जेरी चौक मार दिया गया। तम उस बिचारी ने क्यों नहीं बात की? तम बिचारी करना मुझे का तम सोच पे मलिस माचुन डायलॉग याद पूरी ही छे कबर, तंग गसी या खज गसी, जीट गसी या छोट गसी, वन जीता निभाओ। अब आपको निभाना है बेटा। और उसको बचपन से ही कोई मोन्यू करके बोला जाता है। मोन्यू मीन्स सर्वेंट। उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को दिया। उसको बोला जाता है कोरी मोन्यू, जनान मोन्यू। ये लोग इस चीज के लिए मेंटली तैयार होते हैं कि मर्द ऐसे क्या रवैया करते, क्योंकि इनको पहले इनके एहसास, जहन में एहसास कमतरी पैदा किया जाता है कि चचक जनान, चचक कमतर। इसको ये नहीं बताया जाता है कि वली तिमन से जन्म बड़न बड़न बादशाह तो सिकंदरन चक जन्मदाता, इसको बोला जाता है चचक जनान मोहन्यो। तो ये जना, अच्छा अगर अब चुप रहे बेटी, चुप रहे बहू, तो बिचारी के साथ वैसे भी जुल्म होता है। छह बिचार सा बकना सचन तमिस कथी तागा। अगर अब उसने बात की, ए वरान तो दरबदर ये मुंह फट है। रूबी जी, अब जो कि आपने, हम मुख्तसर अब कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि खवातीन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन किसी हद तक खवातीन भी जिम्मेदार हैं। जैसे किसी बहू को अपनी सास के जरिए से तंग किया जाता है, वो भी एक खातून है। अक्सर केसेस देखे, अक्सर केस वुचना आमत कशीर मज येते नशन हशच सतावा, येते नो जार खन खतर मजबूर छ गमज हशन सतावनस। वो भी तो ये क्या वो भी खवातीन है। उसमें बहन बहन आती है, उसमें ननद भाभी आती है, उसमें सहेली आती है, उसमें सास बहू आती है। क्योंकि उस पर अगर कुछ बीती होती है सास को अपने टाइम पे, वो उसकी बड़ास जो है उसकी साइकोलॉजी में होती है, वो नफ्सियाती तौर एक वो भी सिकनेस होती है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस होती है, जिसका खमियाजा वो बोलती है मेरी बहू क्यों नहीं, वो उसको क्यों नहीं उठाना पड़े। अगर इसको अभी फैसिलिटी है क्यों है जब मुझे नहीं फैसिलिटी दी गई थी, इस वजह से वो उस पे सारी बड़ास निकालती है। और जो आपने बोला कि वुमेन टू वुमेन जो होता है, चाहे जराइम होते हैं, चाहे जुल्म होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आई बेग यू अपार्ट, उसके पीछे रिमोट जो होता है वो मर्द का होता है। सामने वो औरत को करता है, सामने वो औरत को तैयार करता है। दोन मंजिल से फर्क करान दो खवातीन में,
एक मुस्कुराती है, देखो जी मेरी तारीफें हो गई, दूसरे के साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन रिमोट अभी मर्द के हाथ में रहता है मेरा भाई, रिमोट मर्द के हाथ में है। जितना मैंने तहकीक किया है रिमोट मर्द के हाथ में है। चलिए, आप ये नाजरीन जो है वो आपकी एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं, इनको हक है। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो अभी आप डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, हम इनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी जी जी। पहली बात यह है कि हम जो इंसान है, हम समाज में रहते हैं, तो समाज का जो बेसिक यूनिट है वो है फैमिली, वो है खानदान। खानदान की जो बुनियाद है वो है निकाह, तो एक मर्द और एक औरत का। जब ये खानदान की बुनियाद पड़ती है इन दो अफराद से, तो फिर ये क्या होता है कि मर्द मतलब के कुछ हुकूक होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और औरत के भी कुछ हुकूक और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक बात, पहली बात ये है कि मर्द जो है इसको ये पता होना चाहिए, मैं जो निकाह कर रहा हूँ, मैं जो शादी कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है। एक बात, औरत को भी ये पता होना चाहिए कि जो मैं शादी कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, इसका मकसद क्या है, मेरी क्या जिम्मेदारियां बनती है। एक सबसे पहली बात, आप पहले कह रहे थे कि कुरान में ये है कि अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, मैंने मर्द को मतलब एक हाकिम बनाया है। ये हाकिम इस मायने में नहीं है कि मर्द औरत से बेहतर है, ये हाकिम इस मामले में है कि मर्द जो है ये इंतजामी बुनियाद पर है। जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है या एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर उसकी सिटीजनशिप और आम आदमी की सिटीजनशिप इक्वल होती है, लेकिन ये एक हेड होता है स्टेट का, जिससे स्टेट चलता है, ये भी लॉ फॉलो करता है, वो भी फॉलो करता है, लेकिन ये इंतजामी बुनियाद पर एक हेड होता है जो इस मुल्क को चला रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर रहे। जैसे प्रिंसिपल होता है, उसके बाकी ये उस्ताद होते हैं, या हेडमास्टर होता है, बाकी उस्ताद। इसी तरह घर में एक फर्द होता है, आदमी होता है, वो इन्हें कवाम बनाया गया है, और ये जो औरत है ये इसके ताबिया है। लेकिन मर्द को कवाम क्यों बनाया गया है कि उसको बाहर कमाना है और कमा के लाना है, फिर बीवी का नान नफका और खून चुन पलो पोशाक, ये सब उसके जिम्मे है। और औरत के जिम्मे ये है जो उसके घर में अब बच्चा है, और उस बच्चे को क्या है, अकरिमू औलादकुम व अहसनु अदबहुम, यानी अपने बच्चों की इज्जत करो और उनको अदब सिखाओ। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, इलमू औलादकुम फइन्नहुम मखलूकूना लिज़मानी गैर ज़मानिकुम, अपने बच्चों को तालीम दो इसलिए कि वो एक ऐसे जमाने की मखलूक है जो तुम्हारे जमाने से मुख्तलिफ है। दैट मीन्स उनकी ऐसे काउंसलिंग करनी, ये मर्द एक औरत की जिम्मेदारी है। और जो मर्द घर में आएगा, जब ऐसा माहौल होगा तब जाके क्या होगा, इस समाज से जो बच्चे आएंगे वो समाज के लिए ऐसे इंसान होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे और इंटेलेक्चुअल होंगे। ये बात है। ये काम इमाम बुखारी की माँ ने किया था, ये काम शेखुल आलम की माँ ने किया था, और ये काम बड़े बड़े उलमा की माँ ने काम किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट की माँ ने ये काम किया। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने अपने बच्चे को तैयार किया, जैसे कि उनकी मैडम ने लिखा था, स्कूल टीचर ने, कि आपका टॉमी जो है, ये बच्चा जो है, ये जहनी स्टार्ट है, ये जहनी तो रिटार्ड है, ये कोई काम नहीं कर सकता, इसको घर में रखो। माँ ने डायरी खोली, उसके आंखों में आंसू थे, उसने डायरी के नीचे लिखा, उस लाइन के नीचे, माय टॉमी इज नॉट स्टूपिड, आई कैन टीच हिम माई सेल्फ, मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी। फिर पढ़ाया उसको, घर में उसको बिठाया, और उसके बाद उसने 1000 इन्वेंशंस की। तो ये था थॉमस अल्वा एडिसन के पीछे उसकी माँ। और हर एक फर्द के कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब बच्चे के पीछे एक माँ का होता है, हर मर्द के पीछे इसकी औरत का हाथ होता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हमें अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको अंजाम देना पड़ेगा, अपने बच्चों की तरबियत करनी। जब ऐसे बच्चे समाज में आएंगे तब जाके समाज सुधर सकता है, समाज में कोई अच्छा या क्रिएटिव काम हो सकता है। अदरवाइज ये उम्मीद आप मत रखिए, क्योंकि हम जब जाते हैं हमें गाय लानी होती है, हम गाँव दर गाँव जाते हैं, दर बदर जाते हैं, फिर गाय लाते हैं, कितना दूध देती है, कितने बच्चे देती हैं, और क्या इस मतलब ये कैसे चलती है, ये क्या खाती है, इसके बारे में इतने हसास होते हैं। जब हमें अपने घर में बहू लानी होती है तब हम इतने हसास नहीं होते हैं। जब हमें अपनी बेटी को किसी के हाथ देना होता है तब जाके हम इतने हसास नहीं होते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं, पुराने जमाने में मुंशी गारस में बोर्ड छडेर इमासन बड़ जमींदार इमनी दी हुकूर। एक बात, इस्लाम कभी भी औरत के हुकूक नहीं दबाता है। दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी की। क्या होता है कि
हमें औरतों को अपने हुकूक के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जो राइट टू वोट अमेरिका ने 1919 में दिया था, वो इस्लाम ने कब दिया? जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बताया था कि हमें खलीफा बनाना है, किसको? हजरत उस्मान गनी को। तब जाके लोग गए और घर गए, औरतों से उनकी राय ली और औरतों ने भी फिर वोट दिया। दैट मीन्स उस टाइम 1400 years ago हमने राइट टू वोट का हक औरतों को दिया था। यह है इस्लाम। इस्लाम इनको क्या देता है? इन्हें पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, एजुकेशनल राइट्स और इवन बिजनेस राइट्स इस्लाम उनको देता है। अब ये हमारी प्रॉब्लम है, हम लोगों को अवेयर नहीं करते हैं, हम लोगों में इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब इसीलिए ये सब होता है। औरतें इसीलिए दबाई जाती है, वरना ये भी कश्मीरी में कहा जाता है हश्त थज नोश्त थज देख दस्त वालिकुस, वालन गसे हशमोज, क्या शी इज एक्सपीरियंस्ड। अगर वो ये काम नहीं करेगी तो फिर इस घर जो है ये बिखर जाएगा, क्योंकि नई दुल्हन जो होती है ये एक नए घर में जाती है, इसे काउंसलिंग की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, एक इंसानी सलूक की ये तलबगार है। इसे ये सब छिकना, तब जाके ये उस घर में रह सकती है, एक इंटेलेक्चुअल पोत पैदा कर सकती है और समाज सुधर सकता है। अदरवाइज अगर हशमोज इन्हें जो सास है, अगर वो ये सोचेगी बस बुशस, फिर यही ललदे या हब खातून ठीक कह रही थी, गैर द्रायस आब निटिस नोट में फुटमो मारने हो जाजी तो नटनुटा नटचे हार लो। तो ये सप्रेशन पहले भी होता था, लेकिन इस्लाम ने इस सप्रेशन को इन्हें खत्म किया। इस्लाम ने ये बताया, आपने मॉडर्न सोसाइटी ने क्या किया? एक माँ होती है, और अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, एक माँ वो कोर्ट में गई और कोर्ट में कहा मेरा बेटा मेरे हुकूक मैंने फुलफिल नहीं करता है, इससे कहिए कि जो हक आप जिसका जितना ख्याल आप अपने कुत्ते का करते हैं उतना ही बेस मेरा करो। तो कोर्ट ने ये कहा आप घर जाइए, उसका कुत्ता जो है वो पालतू है, ये हक है उसका, उससे पालना, और आप जो है आपके लिए ओल्ड एज हाउस है, आप वहां जाइए। ये है वो सोसाइटी। हमारी सोसाइटी ये है अल जन्नतु तहता उदामिल उम्महा, और जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर कोई आईएएस अफसर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, साइंटिस्ट होगा, इस्लाम ये सिखाता है पहले माँ के पास जाओ और जन्नत जो है उसके पैरों के नीचे है। ये है इस्लाम। और इस्लाम इंसानी हुकूक इंसान को सिखाता है। और सबसे बड़ा धर्म जब हम कहते हैं, हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, यानी फॉलो वन और रेस्पेक्ट ऑल। लेकिन ये बात है कि इस्लाम जो है ये इंसानियत सिखाता है। इस्लाम इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हम इंसानियत को नया मजहब नहीं मानते हैं, हम इस्लाम को ही मजहब मानते हैं, और इंसानियत इस मजहब में है। अगर कोई मजहब इंसानियत नहीं सिखाता है तो वो मजहब नहीं है, वो फरेब है, वो धोखा है। और हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, और फॉलो वन एंड रेस्पेक्ट ऑल, लिव एंड लेट लिव, ये चीज है। और इस तरह से हमें मैं मौलाना साहब की दानिशमंदाना बातों को सराहते हुए बिल्कुल यही पैगाम पूरी सोसाइटी को देना चाहती हूँ जो मौलाना साहब ने कहा, खुसूसन जब इन्होंने काउंसलिंग की बात की। आसाम की स्टेट में पिछले कई सालों से काउंसलिंग की जाती है, ना सिर्फ उस दूल्हा दुल्हन की बल्कि लड़की वालों की दोनों खानदान की काउंसलिंग, ताकि वो आने वाली जिंदगी के लिए तैयार रहे। हम ये देखते हैं कि वाजस कूता छुजून पेस्ट्री कुछ चानिन सोन कुछ चानुन, और 7 दिन के बाद 1 महीने के बाद वहां क्या हुआ? वहां डाउरी डेथ हुई, वहां क्या हुआ? वहां कत्ल हो गया, वहां क्या हुआ? वहां जुर्म हुआ। ये एथिक्स की कमी है। और काउंसलिंग की जो इन्होंने बात की, बहुत वजह की कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, एथिक्स और मॉरल्स पे जो वालिदैन को ध्यान देना चाहिए। और ये है कि यूसुफ वनान ना कशिर पर गोश दुन हम को हम से तो मैं क्या सुख पानस मंज अनुन, अगर हमें वो होता ना वो दर्द, वो इंसानियत का दर्द, तो ऐसे जराइम नहीं होते हमारी सोसाइटी में। हम बोलते हैं मैं भी बिजी, आप भी बिजी, मैं क्या हुमिस गो, मेरे से थोड़ी हो गया, ये तो उनके साथ हो गया। वैसा जब हमारी सोच ठीक हो जाएगी तो ऐसे जुर्म जो है, ऐसे जराइम होना बंद हो जाएंगे। और मैं ये शेर कहना चाहता हूँ लास्ट में, वो ये है कि बहुत प्यारा शेर है, चथायने कुदरतन खजानन ठांड मचरवित सोसी बगरवित क्यों ते क्यों लोग शामार इंसान हो। तो ये बात, थैंक यू। चलिए, आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर शेख मंजूर अहमद साहब और जर्नलिस्ट रूबी निसा खान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।